साइंस क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें अगली टॉपिक है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, एवं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण हम लेंगे कॉपर और ऑक्सीजन का। लिखते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक, अभिक्रिया करके बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इस अभिक्रिया में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है तो हम इसे कहते हैं कि यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, इसमें यह उपचयन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उपचयन। अब हम क्या करेंगे, अपचयन को देखेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। यहां पे कॉपर प्लस H2O। अब यहां पे क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है, यानी कि इसमें जो कॉपर है, इस कॉपर में से ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है और कॉपर यहाँ पे अकेले रह जाता है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में हम कहेंगे कि यहाँ पे कॉपर का अपचयन हुआ है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जब किसी तत्व में कॉपर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम कहेंगे कि उसका उपचयन हुआ है, और जब किसी तत्व में से ऑक्सीजन निकलता है यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहेंगे कि उसका अपचयन हुआ। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा उपचयित होता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसे हम इस अभिक्रिया को हम दिखा सकते हैं कि ये अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड की ओर कॉपर रह जा रहा है, तो इसमें से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि जब दो अभिकारकों में एक का अपचयन और दूसरे का उपचयन होता है तो उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बातें पता चल रही हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक, और अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक, इतना स्पष्ट रूप से अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया में समझाया गया है। इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं संक्षारण। संक्षारण को देखते हैं, जब कोई वस्तु अम्ल एवं आर्द्रता वायु की संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है। ठीक, और उसे हम जब वस्तुएं संक्षारित होती हैं तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक, अब इनमें क्या होता है कि जैसे कि चांदी की जो वस्तुएं होती हैं उनमें काली परत चढ़ने लगती है तो इससे क्या होता है, वो वस्तुएं संक्षारित होती हैं। लोहे पे जंग लगना, जो आयरन होता है, आयरन पे जब जंग लगता है तो उससे वो संक्षारित होती है। कॉपर की वस्तुएं होती हैं तो कॉपर की वस्तुओं पे जब हरी परत चढ़ने लगती है तो वो संक्षारित होती है। तो इस प्रकार से संक्षारण से क्या होता है कि जो धातु होती है इनका बहुत नुकसान होता है। जैसे कि लोहे के जो पुल बने होते हैं, लोहे के जो ढांचे होते हैं, कार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन पे जब जंग लगता है तो
संक्षारित होते हैं और वो कमजोर होते हैं। तो संक्षारण से बचाव के लिए क्या किया जाता है कि इन पे लेप लगाया जाता है, जैसे कि पेंट पॉलिश करना। तो जब पेंट पॉलिश कर दिया जाता है तो ये वस्तुएं कम संक्षारित होती हैं और इनकी दक्षता वायु क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए एंटीऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, प्रतिऑक्सीक कारक का, ठीक है। या फिर वायुरोधी बर्तनों में रख के खाद्य सामग्रियों को उनमें उपचयन की दर को कम किया जा सकता है। हालांकि वायुरोधी बर्तन में रखने पे उपचयन 100% बंद नहीं होगा, लेकिन उसके उपचयन होने की दर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक चीज और आता है, आप अक्सर देखे होंगे जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स के होते हैं, कुरकुरे के होते हैं, नमकीन के जो पैकेट्स होते हैं, उनमें वायु रहता है, हवा रहता है। तो पैकेट मतलब फूले हुए दिखते हैं। तो अधिकतर लोगों में विचार आता है कि इसमें अधिक प्रदर्शित करने के लिए कि मतलब ज़्यादा सामग्री है, ये विचार आता है कि ज़्यादा सामग्री है तो आकर्षण होगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं। उनमें एंटीऑक्साइड मिलाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करने वाले गैस मिलाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस होता है, और उससे वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उस सामग्री को सेफ रखता है, वो विकृत गंधित नहीं होने देता है, और वो वस्तुएं क्या होती है, खाने वाली सामग्रियां वो सुरक्षित रहती हैं और लंबे समय तक विकृत गंधित नहीं होती है। चलिए, फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होने पे उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उत्पन्न होता है साथ में ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की। तो हम लिख देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं को करने में, जिन अभिक्रिया को संपन्न करने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि विस्थापन में एक उदाहरण था, विस्थापन अभिक्रिया में 2Fe-SO4, ठीक। अब इसको जब हम संपन्न करते हैं तो इसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊष्मा देते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी और हम इसमें ऊष्मा देंगे, ठीक। O3Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस अभिक्रिया को संपन्न करने में, इस अभिक्रिया को कराने में क्या हो रहा है कि फेरिक सल्फेट के साथ हम सल्फेट का अभिक्रिया किए हैं, और इस अभिक्रिया को करने में ऊष्मा देना पड़ रहा है। बिना ऊष्मा का ये अभिक्रिया होगा ही नहीं, ठीक। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिन अभिक्रिया को संपन्न करने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, ये तो कंप्लीट हुआ, और रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण की पूरी टॉपिक हम इस 3 वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और बोर्ड के हिसाब से जो रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हैं उनको, उनमें से तो जो बताए हैं हम, वो चार्ट को बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक। जो अपचयन और उपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से बोर्ड में बिल्कुल आते हैं, ठीक। और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक या 2 नंबर में अवश्य पूछता है, ठीक। तो कुल लेते के आपके बोर्ड के लिए
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लगभग 15 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा चैप्टर ही, लगभग 15 नंबर आप अचीव कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो पहले चैप्टर को बिल्कुल ना मिस करें, और जहां पे दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, अब जरूर समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और अपना जो सुझाव रहेगा उसको जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो इसको सपोर्ट तो अवश्य